हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानव रक्त को क्लियर करेंगे। मानव रक्त को इंग्लिश में ह्यूमन ब्लड कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाड़ी की नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके मित्र भी हमारी वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, मानव रक्त को स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त, इसको स्टूडेंट इंग्लिश में ह्यूमन ब्लड कहते हैं। तो स्टूडेंट, इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट बनते हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद हम मानव रक्त को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्ट है रक्त संयोजी ऊतक है। जी हाँ दोस्तों, संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? रक्त एक ऐसा ऊतक होता है जो पूरा जुड़ा हुआ होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, रक्त हमारी पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। तो रक्त हमारे शरीर में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हाथ का रक्त अलग हो और हार्ट में अलग हो, किडनी में रक्त अलग हो, पैरों में रक्त अलग हो। हमारे पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी रक्त होता है वो पूरा रक्त आपस में जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट, हिंदी में ऐसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो जो रक्त होता है वो संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्टूडेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन, रक्त कैसा ऊतक होता है? तो रक्त संयोजी ऊतक होता है और इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्टूडेंट, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 इसका पीएच मान होता है, अर्थात जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर, महिलाओं में ½ लीटर कम होता है। जी हाँ दोस्तों, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें जो रक्त होता है वो लगभग 5 से 6 लीटर तक होता है और महिलाओं में ½ लीटर कम होता है, अर्थात स्टूडेंट 4.5 से 5.5 लीटर तक महिलाओं में रक्त होता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं या ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये ब्लड से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं। अब हम ब्लड को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट, ब्लड होता है, जो रक्त होता है, इसको हम बेसिक लेवल पर 2 भाग में बांटते हैं, अर्थात 2 भाग में बांटते हैं। तो इसका एक भाग जो होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। और स्टूडेंट, जो प्लाज्मा होता है वो तरल पदार्थ होता है, वो लिक्विडिटी फॉर्म का होता है। और स्टूडेंट, जो प्लाज्मा होता है रक्त में वो कितना प्रतिशत होता है? तो 55 से 60% तक होता है। और स्टूडेंट, दूसरा जो भाग होता है रक्त का वो ठोस पदार्थ होता है जिसको रुधिराणु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो रुधिराणु होते हैं वो 40 से 45% तक होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए हैं, प्लाज्मा 55 से 60% तक होता है और रुधिराणु 40 से 50% तक होते हैं। तो स्टूडेंट, जो रक्त होता है उस रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा प्लाज्मा की होती है। स्टूडेंट, इस प्लाज्मा को भी कुछ भागों में बांटते हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो जो प्लाज्मा है इसमें सबसे अधिक क्या होता है? तो प्लाज्मा में सबसे अधिक 90% जल होता है। और स्टूडेंट, इसमें 7% क्या होता है? तो 7% प्रोटीन होती है। और स्टूडेंट, 3% क्या होता है? तो 3% ग्लूकोज होता है और विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। तो स्टूडेंट, 90% जल है, 7% प्रोटीन है, जैसा कि प्रोटीन की कई प्रकार की पाई जाती है, अभी हम उसको बताएंगे। और 3% में ग्लूकोज और बहुत से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये प्लाज्मा का पार्ट हो जाता है। अब हम प्लाज्मा के कार्य को समझेंगे। प्लाज्मा का किस प्रकार कार्य करता है और इसका रंग कैसा होता है? तो स्टूडेंट, प्लाज्मा, इसका रंग हल्का पीला होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अच्छा, इसका हल्का पीला रंग क्यों होता है? इसका हल्का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताए थे, जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, उसका पीला रंग क्यों होता है? तो उसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा का पीला रंग क्यों होता है? तो इस प्लाज्मा का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। इसका कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कराना होता है। स्टूडेंट्स, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य जो पचा हुआ भोजन होता है और हमारे शरीर में जो बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों से जो हार्मोन छोड़े जाते हैं, तो उस हार्मोन को और पचे हुए भोजन को हमारे शरीर में संवहन कराना इसका कार्य होता है। प्लाज्मा में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन
प्रोटीन पाई जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती हैं, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टूडेंट हम आपको प्रोटीन बताए हैं, ये प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो इसी प्रोटीन की मदद से रक्त में थक्का जमता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, जो ये प्रोटीन होती हैं, इन प्रोटीन का कार्य क्या होता है? इन प्रोटीन का कार्य होता है रक्त में थक्का जमने में मदद करती हैं। स्टूडेंट, जो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल देते हैं। स्टूडेंट, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सीरम कहते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शरीर के अंदर धमनियों एवं सिराओं में हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देती है। दोस्तों, इस पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है। जैसा कि आपको थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बताए थे, ये प्रोटीन क्या करती हैं स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। और ये प्रोटीन सब किस में होती हैं? तो ये सभी प्रोटीन प्लाज्मा में होती हैं। स्टूडेंट, हमारे शरीर में बॉडी के अंदर, अर्थात बॉडी के अंदर का मतलब है धमनियों में और सिराओं में, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हेपेरिन प्रोटीन कहते हैं। और स्टूडेंट, इस हेपेरिन प्रोटीन का कार्य क्या रहता है? तो इस हेपेरिन प्रोटीन के कारण ही रक्त हमारे शरीर के अंदर नहीं जम पाता है। जैसा कि कोई सा अंग जब कट जाता है और वहाँ से जब ब्लड निकलता है, तो कुछ समय तक ब्लड निकलता है, कुछ ही समय के बाद में वो जमने लगता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो उसको कौन जमाता है? तो ये जो प्रोटीन बताए हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन जमने में मदद करती हैं और खून निकलना अर्थात रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो स्टूडेंट, अगर थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन नहीं होती तो ब्लड निकलता ही रहता और लगभग पूरा ब्लड निकल जाता है। इसलिए ये स्टूडेंट, ये प्रोटीन होती हैं, ये रक्त को थक्का जमने में मदद करती हैं। स्टूडेंट, आपने देखा कि रक्त बाहर ही जमता है, रक्त बॉडी के अंदर नहीं जमता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जम जाएगा तो इंसान तुरंत खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, तो बाहर जम जाता है, तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? क्योंकि शरीर के अंदर धमनियों में और सिराओं में एक प्रोटीन होती है जिसको हेपेरिन प्रोटीन कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हेपेरिन प्रोटीन होती है, ये हेपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर धमनियों एवं सिराओं में रक्त को नहीं जमने देती हैं। और जैसे ही रक्त हमारा धमनियों सिराओं से बाहर निकलने लगता है, हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है, वहाँ पर वो रक्त जम जाता है। तो स्टूडेंट, आप अच्छे समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है। तो स्टूडेंट, हम रक्त के अब दूसरे भाग को समझते हैं, जिसे रुधिराणु कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्पस्कल्स कहते हैं और सेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो सेल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरबीसी, जिसको बायोलॉजी की भाषा में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, जिसको बायोलॉजी की भाषा में ल्यूकोसाइट कहते हैं। नंबर 3 रक्त बिम्बाणु, इनको इंग्लिश में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं और इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और रक्त बिम्बाणु को इंग्लिश में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये वही ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं जो डेंगू और मलेरिया में कम हो जाया करती हैं। तो स्टूडेंट, इसका अनुपात पूछा जाता है, उस अनुपात को हम एक बार देखते हैं। ये जो 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, आरबीसी जिनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, रक्त बिम्बाणु जिनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इनका रेशियो क्या होता है? तो स्टूडेंट, इनका रेशियो होता है 601:40, अर्थात स्टूडेंट 600:1:40। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आरबीसी 600 हैं तो डब्ल्यूबीसी 1 होगी और थ्रोम्बोसाइट रक्त प्लेटलेट्स कितनी होंगी? 40 होंगी। तो स्टूडेंट, इन तीनों के बारे में पर्टिकुलर सभी जानकारी एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आरबीसी अर्थात एरिथ्रोसाइट के बारे में जानते हैं। जीवन, अर्थात स्टूडेंट, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक। स्टूडेंट, जो आरबीसी होते हैं वो हमारे रक्त में 20 से 120 दिन तक जीवित रहते हैं। इसका निर्माण, स्टूडेंट, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसको इंग्लिश में
इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। स्टूडेंट ये अस्थिमज्जा बोन मैरो कहाँ होता है? तो देखा होगा आपने, हड्डी के अंदर जो रेड कलर का लिक्विड भरा रहता है उसे हम अस्थिमज्जा कहते हैं और हमारा ब्लड वहीं बनता है। इसकी मृत्यु, जी हाँ दोस्तों, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? क्योंकि जैसा कि आपको अभी हम बताए थे, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो स्टूडेंट 20 से 120 दिन के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु यकृत में होती है या प्लिया में होती है? खासकर इसकी मृत्यु प्लिया में होती है। प्लिया को स्प्लेन भी कहते हैं और यकृत को लीवर कहते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, वो कहाँ मरती हैं? वो प्लिया में मरती हैं और कुछ यकृत में भी मरती हैं। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, जी हाँ दोस्तों, प्लिया को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जब रक्त की कमी होने लगती है, आरबीसी की कमी होने लगती है, तो जो आरबीसी हमारी प्लिया में मरी पड़ी हुई हैं वो पुनः जीवित होने लगती हैं। तो स्टूडेंट इसलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्तनधारी में केंद्रक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट इसका अपवाद है ऊंट और लांबा। ऊंट और लांबा ये स्तनधारी होने के बावजूद भी इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और आपको हम कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जो कोशिका होती है उसके केंद्र को ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। अब स्टूडेंट किसी के कोशिका में अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो हम उसे क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं ब्रेनलेस सेल्स कह सकते हैं। इसलिए इन्हें ब्रेनलेस सेल्स कहा जाता है, अर्थात विदाउट मस्तिष्क का सेल कहा जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेनलेस सेल्स किसे कहते हैं? तो ब्रेनलेस सेल आरबीसी को कहते हैं। स्टूडेंट जो आरबीसी होते हैं, इन आरबीसी की आकृति कैसी होती है? तो आरबीसी की आकृति उभयावतल होती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। जैसा कि स्टूडेंट आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। तो इन कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? तो स्टूडेंट इनका लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से इनका लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में तो स्टूडेंट ऐसा क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में हिमेटिन अर्थात आयरन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में हिमेटिन पाया जाता है अर्थात आयरन पाया जाता है। इसकी कमी से अगर स्टूडेंट हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आयरन की कमी हो गई है, और आयरन की जब कमी हो जाती है तो स्टूडेंट व्यक्ति में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी कमी हो जाए तो कौन सी रोग होता है? तो स्टूडेंट एनीमिया रोग हो जाता है। इसका कार्य क्या होता है? स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, अर्थात एरिथ्रोसाइट का कार्य क्या होता है? हमारे ब्लड में आरबीसी का कार्य होता है हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 वापस लाना। स्टूडेंट ये मुख्य कार्य होता है आरबीसी का, हमारे सभी कोशिकाओं में O2 पहुंचाना और CO2 को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। स्टूडेंट सोते वक्त हमारे 5% आरबीसी कम हो जाते हैं, और यदि हम पहाड़ों पर चले जाएं तो पहाड़ों पर 10% आरबीसी की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की खोज किसने की थी स्टूडेंट? तो आरबीसी की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, और ये सबसे छोटी कोशिका होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए हैं, हमारे रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्तबिंबाणु। इन तीनों में ही सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका आरबीसी की होती है। तो स्टूडेंट बॉयज़ में आरबीसी कितने होते हैं? तो स्टूडेंट 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होती हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? 45 से 55 लाख तक, अर्थात 100 ml अगर ब्लड लोगे तो उसमें 45 से 55 लाख तक आरबीसी होंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में 40 से 45 लाख तक आरबीसी होती हैं प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में। स्टूडेंट मलेरिया में आरबीसी इफेक्टेड होते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया में क्या इफेक्टेड होते हैं? तो मलेरिया में आरबीसी इफेक्टेड होते हैं, और स्टूडेंट रक्त बिंबाणु भी इफेक्टेड होते हैं, लेकिन रक्त बिंबाणु को हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम डब्ल्यूबीसी को समझते हैं, व्हाइट ब्लड
सेल को समझते हैं जिनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, बायोलॉजी की भाषा में ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और इनका अनुपात 1 अनुपात में ये होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनका जीवन काल, तो इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको आरबीसी का जीवन काल बताए थे, 20 से 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन तक होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है, तो स्टूडेंट निर्माण इनका अस्थिमज्जा में होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आरबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा बोन मैरो में हो रहा था। अस्थिमज्जा क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो स्टूडेंट इनकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आरबीसी मरने वाला होता है तो वो यकृत में या प्लीहा में आ जाता है, अर्थात लीवर में या स्प्लीन में आ जाता है, वहाँ आकर इसकी मृत्यु होती है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु ब्लड में, जहाँ वो होता है ब्लड में, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में मरने के बाद में लीवर में आके एकत्रित हो जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट बताए थे, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। जो डब्ल्यूबीसी प्रकार की कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, अर्थात उनमें ब्रेन पाया जाता है। इन कोशिकाओं का आकार सबसे बड़ा होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु, इन तीनों में सबसे छोटी कोशिकाएं आरबीसी होती हैं और इनमें सबसे बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसी की होती हैं। इनकी आकृति कैसी होती है, तो इनकी आकृति अमीबा के समान होती है। उसकी आकृति अनिश्चित होती है। तो जो अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी की आकृति भी अनिश्चित होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आरबीसी का कार्य पढ़े थे, आरबीसी का कार्य होता है O2 पहुंचाना, CO2 वापस लाना। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है रोगों के संक्रमण से बचाने में। जी हाँ दोस्तों, अगर स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल नहीं होती तो स्टूडेंट कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि कोई सा रोग लग जाए तो उस रोग को खत्म कौन करता है। स्टूडेंट रोग ज़्यादातर विषाणु और जीवाणुओं से बनते हैं, तो उनको कौन खाने का कार्य करता है, तो स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी उनको खा के खत्म कर देती है। और स्टूडेंट बैक्टीरिया या वायरस जब खत्म हो जाएगा तो स्टूडेंट रोग भी खत्म हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी रोगों के संक्रमण से बचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, और इसलिए स्टूडेंट मनुष्य जी पाता है, क्योंकि रोगों से कौन बचाता है, डब्ल्यूबीसी बचाते हैं। स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है रोगों से कौन बचाता है, तो डब्ल्यूबीसी रोगों से बचाते हैं। तो जैसे स्टूडेंट कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, उनका भक्षण कर लेती हैं, अर्थात स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि वो इन बैक्टीरियाओं को खा जाती हैं। इसलिए स्टूडेंट इनको फाइटर सेल भी कहते हैं या बॉडीगार्ड सेल भी कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये जीवाणुओं से या वायरस से लड़ता है, उनको ख़त्म करता है, इसलिए इसे फाइटर सेल कहते हैं, और बॉडी की सुरक्षा करता है, इसलिए इसे बॉडीगार्ड सेल कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट इनका प्रकार कितने होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेसोफिल्स, नंबर 2 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 3 इसोनोफिल्स, नंबर 4 मोनोसाइट्स, नंबर 5 लिम्फोसाइट। स्टूडेंट इनके प्रकार भी पूछे जाते हैं और इनसे जुड़े हुए फैक्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे 5 प्रकार की कणिकाओं में सबसे कम कणिकाएं कौन सी होती हैं, तो वेसोफिल्स स्टूडेंट सबसे कम कणिकाएं होती हैं। सबसे अधिक कौन सी होती हैं, तो सबसे अधिक स्टूडेंट न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं। जैसा कि स्टूडेंट बताए हैं, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की कणिकाओं में बटा होता है। इन 5 प्रकार की कणिकाओं में जो बेसोफिल्स होती हैं वो सबसे कम होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सबसे अधिक होती हैं। और स्टूडेंट रोगों से हमारी सुरक्षा सबसे अधिक कौन सी कणिकाएं करती हैं, तो डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक सुरक्षा करती हैं रोगों से हमारी। इसके बाद स्टूडेंट इसोनोफिल्स है, इसोनोफिल्स से जड़ा हुआ कोई फैक्ट नहीं होता है। मोनोसाइट्स, तो स्टूडेंट मोनोसाइट्स से क्वेश्चन बनता है कि सबसे डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कणिका जो होती है वो मोनोसाइट्स होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी अर्थात सबसे लार्जेस्ट होती है, और स्टूडेंट जो लिम्फोसाइट होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, अर्थात सबसे छोटी कणिका होती है। तो स्टूडेंट इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होती हैं, सबसे बड़ी मोनोसाइट्स होती है, सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है। और स्टूडेंट इन 5 प्रकार की कणिकाओं में रोगों से सबसे अधिक कौन बचाती है, तो जो सबसे अधिक होंगी, अर्थात न्यूट्रोफिल्स हमारे रोगों से सबसे अधिक बचाती है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज विलियम एडिसन ने की थी। क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज विलियम एडिसन ने की थी। तो स्टूडेंट ये मेल फीमेल में कितने पाए जाते हैं, तो 8 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, अर्थात स्टूडेंट 100 ml अगर ब्लड लोगे तो उसमें से वाइट ब्लड सेल कितनी होंगी, 8,000 से 10,000 तक होती हैं। स्टूडेंट अगर यही डब्ल्यूबीसी कम हो जाती हैं, उसी को कहा जाता है कि इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। और स्टूडेंट ये अगर अच्छी ठीक ठाक होती हैं, 8 से 10,000 के बीच में होती हैं, तो कहा जाता है कि इनका इम्यून पावर अच्छा है। तो जैसा कि स्टूडेंट जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस भी अगर हार जाता है, अगर 8 से 10,000 तक हमारे 100 ml प्रति हीमोग्लोबिन में डब्ल्यूबीसी अगर पाई जाती हैं तो
नेक्स्ट तीसरी कणिकाएं समझते हैं रुद्राणुओं में, कॉर्पस्कल्स में, जैसे कि आरबीसी पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए। और तीसरी प्रकार की कणिकाएं होती हैं रक्त बिंबाणु, जिन्हें ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्लेट होती हैं जो किसी विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है उनमें प्लेटें कम हो जाती हैं। इनको बायोलॉजी की भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। स्टूडेंट इसकी रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो 40 होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु सेल्स होते हैं, उन सेल का रेशियो क्या होता है? 601:40 का रेशियो होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनका जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल 8 से 10 दिन होता है, अर्थात स्टूडेंट 1 से 1.5 सप्ताह तक होता है। स्टूडेंट बहुत पूछा जाता है कि ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 1.5 सप्ताह ऑप्शन में रहे तो इसको टिक करना है, या 8 से 10 दिन ऑप्शन में रहे तो 8 से 10 दिन को टिक करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट इनका निर्माण कहाँ होता है, हम आपको पिछली कणिकाओं का बताए हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का अस्थिमज्जा में होता है, अस्थिमज्जा में ही रक्त बिंबाणुओं का भी होता है। स्टूडेंट इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु होती है ब्लड में। जी हाँ दोस्तों, जैसे डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही मर जाता है, वैसे रक्त बिंबाणु जो होते हैं ये भी ब्लड में ही मर जाती हैं। और स्टूडेंट आरबीसी कहाँ मरती हैं, आपको कमेंट करके बताना है। इनकी आकृति कैसी होती है? तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको आरबीसी की आकृति बताए थे, उभयतल होती है, और स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी की आकृति बताए थे, अमीबा के आकार की होती है, अर्थात अनिश्चित होती है। उसी प्रकार रक्त बिंबाणु की आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। इसका कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका कार्य जैसा कि आरबीसी का कार्य था O2 पहुंचाना, CO2 वापस लाना, वैसे डब्ल्यूबीसी का कार्य था रोगों से बचाना। उसी प्रकार से रक्त बिंबाणु का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे रक्त का थक्का बनता है, उस रक्त के थक्के में बनने में सहायक होती हैं रक्त बिंबाणु। स्टूडेंट जो रक्त का थक्का जमता है, इस क्लॉटिंग टाइम, ये क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? जैसे कि स्टूडेंट हम कट जाते हैं, कटने के बाद में कुछ समय के बाद में ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाती है, अर्थात क्लॉटिंग हो जाता है ब्लड, इसलिए फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो कितने मिनट के बाद में वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है? 4 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और स्टूडेंट ये मेल फीमेल में कितनी होती हैं? तो स्टूडेंट 4.5 से 5.5 लाख तक होती हैं प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट जो डेंगू होता है, चिकनगुनिया होती है और मलेरिया होती है, इन तीनों रोगों में स्टूडेंट क्या इफेक्टेड होते हैं? रक्त बिंबाणु होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट जो मलेरिया होता है, मलेरिया में आरबीसी भी इफेक्टेड होता है और रक्त बिंबाणु भी इफेक्टेड होता है। और डेंगू चिकनगुनिया में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी प्लेटलेट्स जो प्लेट होती हैं वही इफेक्टेड होती हैं, प्लेट कम हो जाती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम रक्त में प्लाज्मा भी पढ़ लिए अच्छे से, और रुद्राणु भी पढ़ लिए। रुद्राणु कितने भागों में बांटा? रुद्राणु 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट इन तीनों को हम पर्टिकुलर अच्छे से समझ लिए हैं। तो स्टूडेंट इसमें नोट में कुछ बताया गया है, इसको समझते हैं। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो स्टूडेंट ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो नीला क्यों होता है? तो जैसा कि स्टूडेंट बताए थे, स्टूडेंट जो मानव होते हैं, मानव का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होती हैं, उन रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? हेमेटिन पाया जाता है, अर्थात आयरन पाया जाता है। इसकी वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। और आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि आरबीसी चूंकि ज़्यादा होती हैं, इसलिए स्टूडेंट पूरे ब्लड का रंग कैसा मालूम पड़ता है? लाल मालूम पड़ता है। इसी प्रकार स्टूडेंट जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के ब्लड का रंग नीला क्यों होता है? हीमोसाइनिन की वजह से। और कॉकरोच का रंग सफ़ेद क्यों होता है? कॉकरोच का सफ़ेद रंग होता है हीमोलिम्फ की वजह से। अब स्टूडेंट हम ब्लड ग्रुप को समझते हैं, रक्त समूह को समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट रक्त समूह नॉर्मल लेवल पे 4 प्रकार का होता है, एक ए, एक वी, एक ओ, एक ए बी। स्टूडेंट इसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव में आगे चल के बांटा गया था, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। पहले स्टूडेंट हम बेसिक लेवल समझते हैं, ए, वी, ओ और ए बी। तो स्टूडेंट इन चारों ग्रुप में से जो ए, वी, ओ ग्रुप है, इन AVO रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब की थी? तो 1900 ईस्वी में की थी। और स्टूडेंट इसीलिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। स्टूडेंट इसमें जो AB ग्रुप है, AB रक्त समूह की खोज डस्टेलो स्टर्ली ने 1902 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 4 जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें से AVO रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, 1900 में की थी। और इसीलिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था।
इसी तरीके से जो एवी रक्त समूह बचा, उस एवी रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो डस्टेलो स्टर्ली ने की थी। और कब की थी? 1902 ईस्वी में की थी। इसको नेक्स्ट समझते हैं, रक्त में पाई जाने वाली भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं, ए, वी, ओ और ए बी, ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। स्टूडेंट, ये 4 प्रकार के बाद में भी जब पॉजिटिव नेगेटिव में बढ़ जाता है तो 8 प्रकार का हो जाता है। तो स्टूडेंट, ऐसा क्या कारण है जो रक्त का समूह अर्थात ब्लड का ग्रुप अलग अलग पाया जाता है? तो इसको स्टूडेंट एक बार अच्छे से समझते हैं। रक्त में पाई जाने वाली भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जी हाँ दोस्तों, जो हम आपको सेल्स में 3 प्रकार के सेल बताए थे, उसमें भी आरबीसी जो होता है, उस आरबीसी में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है और उस ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से स्टूडेंट ये ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। स्टूडेंट, जो ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है आरबीसी में, इसे क्या कहते हैं? जिसे एंटीजन अर्थात प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार की होती है, ए, वी। जी हाँ दोस्तों, एंटीजन जो होती है वो 2 प्रकार की पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? तो ब्लड के आरबीसी वाली कणिकाओं में ये एंटीजन पाई जाती है। स्टूडेंट, आरबीसी में जिस प्रकार की एंटीजन पाई जाती है वो ब्लड ग्रुप उसी प्रकार का होता है। जैसा कि स्टूडेंट मान लीजिए, अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो 100% उसमें एंटीजन ए प्रकार की पाई जाती होगी, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप ए है। तो स्टूडेंट, इसको अभी हम सारणी के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा और समझते हैं इसको। जिस प्रकार की एंटीजन होती है उसी प्रकार का रक्त समूह होता है। जिस प्रकार की एंटीजन होती है उसके विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी भी कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं, वैसे ही एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार की होती है, ए, वी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार की एंटीजन आरबीसी में पाई जाती है उसके जस्ट विपरीत एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखना, जो एंटीजन होती है वो आरबीसी में पाई जाती है और जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो स्टूडेंट प्लाज्मा में पाई जाती है। और कैसी पाई जाती है? तो जिस प्रकार की एंटीजन होती है, एंटीजन 2 प्रकार की होती है, ए, बी। तो जिस प्रकार की एंटीजन होगी उसके जस्ट विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। और यही मिलकर क्या तय करते हैं? यही ब्लड ग्रुप को तय करते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम सारणी के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट ये सारणी है और इस सारणी में हम अच्छे से समझेंगे। एक तरफ हमने ग्रुप लिखा है, उसके बाद एंटीजन लिखी है, उसके बाद एंटीबॉडी लिखी है, उसके बाद डोनेट लिखा है। अर्थात स्टूडेंट, जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है। उसके बाद स्टूडेंट एक्सेप्ट लिखा है। अर्थात स्टूडेंट, जो ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप कौन कौन से ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसा कि स्टूडेंट ग्रुप में हमने ए लिखा है, बी लिखा है, ए बी लिखा है और ओ लिखा है। तो जैसा कि स्टूडेंट ब्लड ग्रुप बताए थे 4 प्रकार का होता है, ए, वी और ओ। तो स्टूडेंट, हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ए ग्रुप का अगर ब्लड है तो ए ग्रुप का ब्लड वो क्यों है? क्योंकि उसमें ए प्रकार की ही एंटीजन पाई जाती होगी और उसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी वो वी प्रकार की होगी। और स्टूडेंट, जो ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं वो किस किस को ब्लड दे सकते हैं? वो ए को दे सकते हैं या ए बी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकते हैं। एक्सेप्ट किस किस का कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, ए का ही कर सकते हैं या ओ का कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बारे में अभी और डिटेल से बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। स्टूडेंट, जो बी ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन वी होती है और एंटीबॉडी ए होती है। स्टूडेंट, ये बी ब्लड ग्रुप होता है, ये किस किस को डोनेट कर सकता है? बी को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। एक्सेप्ट किस किस का कर सकता है? तो एक्सेप्ट स्टूडेंट अपना कर सकता है, बी कर सकता है और ओ का एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट होता है ए बी। तो स्टूडेंट, ए बी को समझते हैं, इसे सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही क्यों कहते हैं? कि स्टूडेंट, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो स्टूडेंट, जो ए बी होती है, ए बी ब्लड ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि एंटीजन इसमें ए वी दोनों प्रकार की एंटीजन पाई जाती है। और स्टूडेंट, ए बी में जो ए बी प्रकार की दोनों प्रकार की एंटीजन पाई जाती है तो उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और स्टूडेंट, ये डोनेट किसे कर सकता है, यानी कि किसे अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। और एक्सेप्ट किस किस का कर सकता है? तो स्टूडेंट, जैसा कि बताए थे, ये सर्वग्राही होता है, मतलब सबका एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सभी का एक्सेप्ट करेगा, ए का भी एक्सेप्ट कर लेता है, वी का एक्सेप्ट कर लेता है, ए वी का भी एक्सेप्ट कर लेता है और ओ का भी एक्सेप्ट कर लेता है। चौथा ब्लड ग्रुप होता है ओ। और ओ को क्या कहते हैं? ओ को सर्वदाता कहते हैं। ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि ओ जो होता है ब्लड ग्रुप वो सभी को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है।
स्टूडेंट ओ जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होती है, और कोई एंटीजन नहीं होती है इसीलिए स्टूडेंट ये हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। इसमें एंटीबॉडी होती है, जी हाँ दोस्तों, इसमें ए बी अर्थात दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं ओ ब्लड ग्रुप में। तो ये किसको डोनेट कर सकता है, ये डोनेट सभी को कर देता है, ए को, वी को, ए वी को और ओ को। जैसा कि स्टूडेंट ए बी सभी का एक्सेप्ट कर रहा था उसी प्रकार से ओ हर किसी को डोनेट कर सकता है। और एक्सेप्ट ओ किसका कर सकता है, तो एक्सेप्ट स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ओ का ही कर सकता है। आई होप स्टूडेंट ये आपको साड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट एक साड़ी और बनी हुई है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट क्या इससे क्वेश्चन बनता है, माता पिता के रक्त समूह में बच्चे में संभावित रक्त समूह। ऐसा स्टूडेंट पूछा जाता है कि मान लीजिए माता में ए ब्लड ग्रुप है और पिता में वी ब्लड ग्रुप है, तो बताइए बच्चों में कौन सा संभावित ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो स्टूडेंट इसको भी अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए माता में ओ है और पिता में ओ है, तो बच्चे में सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर माता में ओ है पिता में ए है, तो बच्चे में ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर माता में ओ है पिता में वी है, तो बच्चे में ओ हो सकता है, वी हो सकता है। अगर माता में ओ है और पिता में ए वी है, तो बच्चे में ए भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट माता में अगर ए है पिता में ए है, तो बच्चे में ए हो सकता है और ओ हो सकता है। माता में अगर ए है पिता में अगर वी है, तो बच्चे में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ए भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट माता का अगर ए है पिता का ए बी है, तो बच्चे में ए भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर माता में वी है पिता में भी बी है, तो बच्चे में वी हो सकता है या ओ हो सकता है। अगर माता में वी है पिता में ए वी है, तो बच्चे में ए भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। और माता में ए वी है पिता में ए वी है, तो बच्चे में ए भी हो सकता है, वी भी हो सकता है और ए वी भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जौन सा रक्त संभावित समूह है वो हो सकता है स्टूडेंट, बाकी जो इसमें नहीं है वो असंभावित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पूछा गया माता में ओ ब्लड ग्रुप है पिता में ओ ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, तो ओ हो सकता है। और अगर ये पूछ लिया है कि माता में ओ है पिता में ओ है, तो बच्चे में असंभावित ब्लड ग्रुप बताइए, मतलब कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ओ हो सकता है, तो कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, एक ए नहीं हो सकता है, एक बी नहीं हो सकता है, एक ए भी नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट इस सारणी में जो नहीं लिखे हुए हैं वो असंभावित हो जाएंगे और जो लिखे हुए हैं वो संभावित हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट ये सारी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं RH फैक्टर, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो सिस्टम है उसको अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं हम RH फैक्टर, जिसको RH कारक भी कहा जाता है। तो RH फैक्टर क्या होता है, तो जैसा कि स्टूडेंट आपने सुना होगा ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसी को हम RH फैक्टर कहते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट इसकी खोज किसने की थी, खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। तो जैसा कि स्टूडेंट ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी और ए बी ब्लड ग्रुप की खोज डस्टेलो स्टर्ली ने की थी। ये ए और वी और ओ की जिसने खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, उन्हीं ने ही RH फैक्टर की भी खोज की थी, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव की खोज की थी। इसमें स्टूडेंट जो वीनर नाम के साइंटिस्ट हैं वो भी इंक्लूड हो गए थे और 1940 में लैंड स्टीनर और बीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। स्टूडेंट इन्होंने खोज किससे की थी, तो बंदर से इन्होंने खोज की थी। और बंदर कौन सी प्रजाति का था, तो रीसस प्रजाति का था। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी। और किससे खोज की थी, तो ये बंदर से खोज की थी। और बंदर किस प्रजाति का था, वो रीसस प्रजाति का बंदर था, उससे RH फैक्टर की खोज की थी। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं ये RH फैक्टर होता क्या है। बंदर के RBC में चारों ओर डी एंटीजन पाया गया। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ था कि जैसा कि स्टूडेंट इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप थे। एक बार लैंड स्टीनर और वीनर ने बंदर की RBC पे रिसर्च करना शुरू किया, तो बंदर की RBC में एक अतिरिक्त एंटीजन पाया गया जिसको डी एंटीजन कहा जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप समझते हैं, अभी हम आपको बताए थे रक्त में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है जिसको एंटीजन कहते हैं और वो एंटीजन 2 प्रकार की पाई जाती है, एक ए और एक वी। इसी प्रकार स्टूडेंट जो बंदर की RBC थी उसमें ए और बी तो थी ही, उसके साथ एक डी एंटीजन और पाई गई। तो डी एंटीजन जो पाई गई है उसके बाद स्टूडेंट मनुष्य के ब्लड की जो RBC है उसको रिसर्च किया गया, तो कुछ में डी एंटीजन पाई गई और कुछ में डी एंटीजन नहीं पाई गई। तो जैसा कि स्टूडेंट ये RBC है, RBC में स्टूडेंट ये बाहर छोटी छोटी डी एंटीजन दिखाई गई है। डी एंटीजन जो पाई जाती है उसको RH प्लस कहते हैं और डी एंटीजन अगर नहीं पाई जाती है उसको RH माइनस कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट डी एंटीजन एस
उसको RH प्लस में रखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि ए में ए ही प्रकार की एंटीजन पाई जाती होगी, इसलिए वो ए ब्लड ग्रुप है। और अगर उसमें डी एंटीजन भी पाई जा रही है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डी एंटीजन नहीं पाई जा रही है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। तो डी एंटीजन यस RH पॉजिटिव हो जाएगा, डी एंटीजन नहीं तो RH नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम एक बार एग्जाम्पल में समझते हैं। ए पॉजिटिव इसका मतलब ये है कि डी एंटीजन इसमें है, ए नेगेटिव है तो डी एंटीजन नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जितने भी नेगेटिव होते हैं उसमें डी एंटीजन नहीं पाई जाती है, और जो पॉजिटिव होते हैं उसमें डी एंटीजन पाई जाती है। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी हम समझ गए थे किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, ए वी और ओ में समझे थे। अब स्टूडेंट इसको हम समझते हैं ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। अर्थात स्टूडेंट ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला अगर लॉजिक होता है उसमें हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, इसको स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट RH पॉजिटिव, अर्थात स्टूडेंट कोई सा पॉजिटिव हो वो डोनेट करेगा तो RH पॉजिटिव में करेगा। जैसे कि स्टूडेंट ए पॉजिटिव है मान लीजिए, तो ए स्टूडेंट किसको डोनेट कर रहा था? ए को भी कर रहा था और ए बी को भी कर रहा था। तो स्टूडेंट जो ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव को करेगा और ए बी पॉजिटिव को करेगा। स्टूडेंट ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव को नहीं कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट RH पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट किसका कर सकता है? RH पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है RH प्लस का और RH माइनस का। मतलब क्या है? तो जैसा कि स्टूडेंट RH पॉजिटिव का मतलब समझ लेते हैं। जैसे B, तो स्टूडेंट जो B होता है B एक्सेप्ट किसका करता है? B एक्सेप्ट कर लेता है V का करेगा या O का करेगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट B पॉजिटिव है, तो B पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट किसका करेगा? V पॉजिटिव का भी कर लेगा, O पॉजिटिव का भी कर लेगा और B नेगेटिव का भी कर लेगा, O नेगेटिव का भी कर लेगा। इसी प्रकार स्टूडेंट RH नेगेटिव, यानी कि इन चारों ब्लड ग्रुप में नेगेटिव पार्ट है, अर्थात ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव या O नेगेटिव, वो अपने ही ग्रुप में डोनेट किसे करेगा? तो स्टूडेंट ये डोनेट किसे करेगा? तो अपने ही ग्रुप के RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, यानी कि दोनों को डोनेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए ए नेगेटिव स्टूडेंट, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो डोनेट किसे कर सकता है? वो स्टूडेंट डोनेट कर सकता है ए नेगेटिव को कर सकता है, ए बी नेगेटिव को कर सकता है, ए पॉजिटिव को कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी कर सकता है। इसी प्रकार स्टूडेंट RH नेगेटिव जो है ये एक्सेप्ट किसका करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव का ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि स्टूडेंट ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव एक्सेप्ट किसका करेगा? तो ए नेगेटिव सबसे पहले ए एक्सेप्ट किसका कर सकता है? ए का कर सकता है और O का कर सकता है। ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव में किसका करेगा? तो स्टूडेंट ए नेगेटिव में ए नेगेटिव का करेगा और O नेगेटिव का करेगा। स्टूडेंट इधर कुछ एग्जाम्पल में समझाया गया है उसको समझते हैं। जैसे O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव डोनेट किसे करेगा? ऑल पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। O पॉजिटिव एक्सेप्ट किसका करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ O पॉजिटिव का और O नेगेटिव का एक्सेप्ट करेगा। और O नेगेटिव जो होता है, O नेगेटिव स्टूडेंट डोनेट किसे करेगा? ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। O माइनस जो होता है, अर्थात O नेगेटिव जो होता है वो एक्सेप्ट किसका करेगा? सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव का ही एक्सेप्ट कर सकता है। और स्टूडेंट आपको एक बात और बता दूं, पूरे विश्व में O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं, लगभग 3 से 4% पाए जाते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन सब में से सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले कौन से पाए जाते हैं, तो O नेगेटिव सबसे कम पाए जाते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट AB ग्रुप को हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। AB पॉजिटिव डोनेट करेगा सिर्फ और सिर्फ AB पॉजिटिव को। AB पॉजिटिव स्टूडेंट एक्सेप्ट किसका करेगा? तो AB पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा ऑल पॉजिटिव का और ऑल नेगेटिव का। इसी प्रकार स्टूडेंट AB नेगेटिव जो होता है, AB नेगेटिव डोनेट किसे करेगा? AB नेगेटिव को और AB पॉजिटिव को। इसके बाद स्टूडेंट AB नेगेटिव जो होता है वो एक्सेप्ट किसका करेगा? तो स्टूडेंट AB नेगेटिव जो एक्सेप्ट होता है वो एक्सेप्ट ऑल नेगेटिव का एक्सेप्ट कर लेता है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।